हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आज थोड़ी आवाज़ ख़राब है यार, तो थोड़ा संभाल लेना, ठीक। तो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया है कि आरएनएस इक्वेशन वाइड रेंज ऑफ रिएक्शंस के लिए काम करती है। उसके बाद मैक्स ट्रॉर्च और विलियम लुइस 1916 से 1918 के बीच में एक थ्योरी लेके आए जिसका नाम था कोलिजन थ्योरी। ठीक है, इसमें उन्होंने रिएक्शंस की एनर्जेटिक और मैकेनिस्टिक आस्पेक्ट को काफ़ी डीप जाकर देखा। एनर्जेटिक मतलब एनर्जेटिक एनर्जी जो हमने पढ़ी है, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह वगैरह, जो कि आरएनएस ने भी इक्वेशन दिया उसके लिए वो, और साथ ही साथ मैकेनिस्टिक मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन। तो जो कोलिजन थ्योरी है वो गैसेस की काइनेटिक थ्योरी पर बेस्ड है। तो देखते हैं कोलिजन थ्योरी क्या है। सबसे पहले कोलिजन थ्योरी में एज्यूम किया गया है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्ड स्फीयर हैं, ठीक। और कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि कोई भी रिएक्शन तब ऑकर करेगी, मतलब तब होगी जब रिएक्टिंग पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे, रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक। तो तभी क्या होंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना कि सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते हैं, मतलब सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल देखो, ये ग्राफ मैंने 2-3 बार समझा भी दिया है, फिर समझाता हूँ। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, मतलब रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। अब देखो, ये जो ग्राफ है ना, ये रिएक्शन की डिफरेंट स्टेजेस पे एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। अब देखो, जैसे रिएक्टेंट की ये एनर्जी है, इनिशियल रही होगी, ठीक, अपनी एनर्जी है। और देखो, रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है तो ये एनर्जी इंक्रीज हो गई यहाँ तक, ये हाईएस्ट एनर्जी है, इतनी एनर्जी चाहिए। अब जब इतनी एनर्जी है उनके पास, तो इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई है। देखो क्या होता है, अ, मैंने अभी आपको बताया था कि सारे जो कोलिजन्स होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते, सबसे प्रोडक्ट नहीं बनते, और मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते रहते हैं, और एक दूसरे से कोलाइड करते टाइम वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, कुछ के पास कम एनर्जी होती है, और कुछ के पास इंटरमीडिएट एनर्जी होती है। अब क्या होता है, जो ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे, तो एनर्जी अब ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और इस लेवल को जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है वो उनको मिल जाएगी। और नहीं भी मिले तो हम हीट दे के या कुछ दूसरे मेथड से इनको एनर्जी देंगे और इस लेवल को पार कर देंगे। अब समझ में आया ये एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से मिलती है मॉलिक्यूल्स को। ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, जितनी टोटल एनर्जी चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ये इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे, पहले भी बताया है, ठीक। ये टोटल एनर्जी जो होती है इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक। और एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है, ओके। थ्रेशोल्ड माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ये समझ में बात आ गई, ठीक है। इसको मैं साफ कर लेता हूँ। अब देखते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो देखो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में कितने कोलिजन्स होते हैं, वही क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे पर सेकंड में, पर यूनिट वॉल्यूम में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, क्योंकि पर सेकंड की बात है, और पर वॉल्यूम में, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा पर सेकंड में, पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। समझ गए इस बात को। अब देखो, ठीक है, कोलिजन्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगा। बट अगर एनर्जी ही नहीं हुई, तो उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कोलिजन में हो ही नहीं रहा हो, तो तब क्या होगा, रिएक्शन तो होगी नहीं, ठीक है। तो ये एनर्जी भी तो चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी चाहिए कोलिजन के लिए। तो इसी के लिए जैसे आरएनएस का जो इक्वेशन था, तो कोलिजन थ्योरी में भी वैसा ही एक इक्वेशन दिया गया है, के इज इक्वल टू, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, इज इक्वल टू जेड ए बी ई माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। ये जेड ए बी क्या है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, जो आरएनएस इक्वेशन में पढ़ा था ए, वही है ये। तो ये सेम इक्वेशन है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी भी मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे अब तो रिएक्शन हो ही जानी चाहिए, ठीक। बट यहाँ भी दिक्कत होती है, कब, जब ओरिएंटेशन बैरियर होता है, मतलब इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है,
ये रिएक्शन देखो, इसमें ब्रोमोमीथेन से मेथनॉल बन रहा है, ठीक है। OH जो नेगेटिव है वो इधर से बिल्कुल अपोजिट साइड से, Br के बिल्कुल अपोजिट साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा, मतलब कोलाइड करेगा। तो ये इंटरमीडिएट हो गया और फिर ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो OH बिल्कुल अपोजिट साइड से Br के अपोजिट साइड से क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है इस मॉलिक्यूल से। बट यहाँ पे देखो Br के साथ अगर कोलाइड कर दिया, ठीक है, किसी और साइड से कोलाइड कर दिया, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये होगा इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन और ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन। समझ में आई ये बात? तो एनर्जी होने के बाद भी अगर ओरिएंटेशन सही नहीं हुआ तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रख के कोलिजन थ्योरी ने एक इक्वेशन दी है, वो है K = P इंटू ZAB e की पावर -EA/RT। तो ये P है, ये ओरिएंटेशन फैक्टर है, या इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। ओके, समझ में आ गई बात? तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, थैंक यू।